जिसका प्रॉपर्टी पर कब्जा है, बंधकित प्रॉपर्टी पर कब्जा है, तो उसके अधिकार क्या होंगे और उसकी ड्यूटीज कर्तव्य क्या होंगे। तो 72 क्या बताता है हम, 72 से कब्जा बंधकदार के अधिकार बताता है। यानी ये कहता है कि अगर कोई बंधकदार जिसका प्रॉपर्टी पर कब्जा है, बंधक के दौरान उसका कब्जा है, तो फिर उसके क्या क्या अधिकार होंगे, या वो पैसे कहाँ पर खर्च कर सकता है, या और क्या उसके अधिकार होते हैं। तो फर्स्ट क्लोज ये कहता है कि बंधकदार को इतना धन व्यय करने कर सकेगा, यानी उसको पैसे खर्च करने की भी पावर है। अब वो पैसे किसके लिए खर्च कर सकता है, तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो रिपील हो गया, वहां से हटा दिया गया, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि उस संपत्ति यानी जो बंधकित प्रॉपर्टी है, जिसके लिए मॉर्गेज किया गया है, जिसको श्योरिटी के रूप में रखा गया है, उसका परिरक्षण करने यानी उसको एज इट इज कंडीशन में रखने के लिए, नाश होने से बचाने के लिए क्या है, बंधकदार धन खर्च कर सकता है। मैम आपका सेकंड कैमरा कह मिड रहा में है, करो। आप बहुत कम दिख रहे हो, आप थोड़ा सा कैमरे को। बस बस। अब ठीक है, हाँ। ठीक है। तो सेकंड आ रहा है कि वो अपने हक के समर्थन में, यानी डॉक्यूमेंटली काम पक्का करने के लिए या अपने हक को साबित करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए भी पैसे खर्च कर सकता है बंधकदार। थर्ड आ रहा है कि अगर वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी स्वयं अपने हक या बंधककर्ता के विरुद्ध पक्का करने, मतलब दोनों ही पॉइंट बी और सी जो बताता है वो ये बताता है कि वो डॉक्यूमेंट पक्के करने के लिए या डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, अपना हक या बंधककर्ता दोनों का ही हक पूर्ण करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता है, और उन डॉक्यूमेंट के लिए पैसे धन खर्च कर सकता है। एंड लास्ट आता है कि बंधक संपत्ति की नवीनीकरण, कि अगर कोई वो बंधक संपत्ति जिसका कब्जा बंधकदार के पास में है, और वो क्या है, पट्टे पर दी हुई भूमि है, यानी उसका पहले से पट्टा किया हुआ है, तो वहां पर उस पट्टे को रिन्यू करवाने के लिए भी बंधकदार पैसे खर्च कर सकता है, धन खर्च कर सकता है। तो ठीक है, जहां पर वो धन खर्च कर दिया उसने, कि उस प्रॉपर्टी को परिरक्षण करने के लिए या कुछ भी उसको बचाने के लिए उसने धन खर्च कर दिया, तो बाद में वो कहां से उसको वसूल कहां से करेगा, ठीक है। तो वो मूलधन में क्या है, जितने भी पैसे उसने खर्च किए हैं उसे मूलधन में जोड़ जोड़ देगा, ऐड कर देगा, और ऐड करने पर कितना प्रतिशत उसको ब्याज, 9% की दर से वो ब्याज उस पे ले सकेगा। यानी मूलधन में उसने ऐड कर दिया, मान लो 500, 1000, 2000, 5000 जितने भी खर्च किए वो मूलधन में प्लस हो गए। मूलधन में प्लस होने के बाद में वो उस पे ब्याज कितना लेगा, 9% वार्षिक दर से, यानी 9% वार्षिक दर से वो उस पे ब्याज भी प्राप्त करेगा। फिर आ रहा है कि परंतु बंधकदार द्वारा इस ये जो वे किए जाएंगे तभी किए जाएंगे जब बंधककर्ता ने नेग्लिजेंस की है, या अपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं किए, या उस संपत्ति जो बंधकदार के कब्जे में है उसका परिरक्षण करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वैसे ड्यूटी क्या किसकी होती है, जिस व्यक्ति के पास स्वामित्व है वही उस संपत्ति का परिरक्षण करेगा। लेकिन अगर बंधककर्ता काम नहीं करता है और सह कब्जा बंधकदार, प्रॉपर्टी का कब्जा किसके पास है, बंधकदार है, तो फिर वो बंधकदार खर्च करेगा। ऐसे नहीं है कि बंधकदार काम कर रहा है, बंधककर्ता भी उसका परिरक्षण कर रहा है और बंधकदार भी कर रहा है, ऐसा नहीं। बंधकदार का अधिकार तभी उत्पन्न होगा जब बंधककर्ता उसमें नेग्लिजेंसी करता है, उपेक्षा करता है, वो काम नहीं करता, तो बंधकदार ये ड्यूटी, इन कार्यों को करने के लिए धन खर्च कर सकता है, ठीक है। फिर आ रही है नेक्स्ट, कि मान लो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो बीमा योग्य है, जिसका बीमा कराया जाना चाहिए, तो वहां पर अगर बीमा करवा दिया गया है और प्रॉपर्टी क्या है बंधकदार के पास में, तो प्रीमियम का भुगतान किसको करना होगा,
यानी हर महीने या जितना भी प्रीमियम हो उसका भुगतान किसको करना होगा? प्रीमियम का भुगतान बंधकदार को करना होगा। ठीक है, चार्जर नहीं, बंधकदार को करना होगा। ठीक है, अब बंधकदार ने अगर प्रीमियम का भुगतान कर दिया तो बाद में वो कहां से वसूल करेगा? वो फिर उस प्रीमियम की राशि को मूलधन में ऐड कर देगा, और मूलधन में ऐड करने के बाद में वो क्या है, उससे उस मूलधन में ऐड करेगा, वैसे ही ब्याज भी प्राप्त करेगा। ठीक है, ब्याज कितना प्रतिशत होगा? ब्याज 9% की दर से। वो ये कि बंधकदार अगर कोई खर्च कर देता है तो वो मूलधन में ऐड हो जाएगा, और मूलधन में ऐड होने के बाद में वो क्या है, उससे ब्याज भी प्राप्त करेगा। ठीक है, ब्याज प्राप्त करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने प्रीमियम की राशि, जो बीमे या प्रीमियम की राशि है वो भर दी है। ठीक है, फिर आता है, अब प्रीमियम की राशि भर दी, फिर वो बीमे की कोई रकम अधिक, मतलब उतनी ही प्रीमियम की राशि, बीमा की प्रीमियम की राशि भर सकता है जो कि उस टोटल प्रॉपर्टी या बंधक संपत्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी कीमत पे बंधक संपत्ति से अधिक, मान लो प्रॉपर्टी तो 2 लाख की थी और प्रीमियम आ रहा है 5 लाख का, 5 लाख तक का, ऐसी प्रीमियम का भुगतान वो नहीं करेगा। वो सिर्फ कितनी राशि तक की प्रीमियम का भुगतान करेगा? बंधकदार 2/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि प्रॉपर्टी मान लो 5 लाख की है तो 5 लाख का 2/3 तक का ही प्रीमियम होगा तो बंधकदार उसका भुगतान कर देगा। ठीक है, अधिक किसी भी दशा में प्रीमियम की राशि बंधक धन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 72 में उसके क्या बताए? बंधकदार के अधिकार बताए। अब आता है 73 ये कह रहा है कि कोई बंधक की जो प्रॉपर्टी है, यानी जो बंधक वाली जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे कोई रेवेन्यू बाकी है या कोई और लोक प्रकृति का कोई अन्य प्रभार बाकी है, यानी उसको भुगतान करना होता है, प्रॉपर्टी पर भार होता है। प्रॉपर्टी से क्या है, ना तो वो रेवेन्यू चुकाया जाता है, ना ही कोई वो प्रभार या जो भी ऋण है वो भुगतान नहीं किए जाते। यानी सरकारी प्रकृति का कोई ऋण था उस पर, प्रॉपर्टी पर भार, फिर वो क्या है, भुगतान किया नहीं जाता। तो फिर वहां पर क्या करता है? तो फिर न्यायालय क्या करता है? वो डिफॉल्टर कौन होता है? बंधक करता डिफॉल्टर होता है कि वो उस प्रॉपर्टी से भुगतान करता नहीं है। तो न्यायालय क्या करता है? उस संपत्ति को क्या करा देता है? विक्रय करा देता है कि भाई रेवेन्यू तो भुगतान होगा ही होगा, रेवेन्यू तो चुकाना ही पड़ेगा। अगर रेवेन्यू चुका नहीं रहा या अन्य कोई लोक प्रकृति का प्रभार था और वो भुगतान किया नहीं जाता उस बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग से, तो वहां पर क्या है, ये जो डिफॉल्टर है यहाँ पर बंधक कर्ता डिफॉल्टर होता है, बंधकदार डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। बंधकदार डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, बंधक कर्ता डिफॉल्टर था। फिर न्यायालय क्या करता है कि उस प्रॉपर्टी से रेवेन्यू या अन्य कोई लोक प्रभार जो ड्यू है उनको भुगतान करने के लिए उस बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग को क्या कर देता है? विक्रय कर देता है। जैसे ही विक्रय किया जाता है न्यायालय के द्वारा उस संपत्ति को, उससे विक्रय से जो आगम यानी जो आय होती है, वहां पर बंधकदार का ये अधिकार हो जाता है, वहां पर बंधकदार का ये अधिकार हो जाता है कि वो अपने जो बंधक धन है प्लस उसपे जो ब्याज है वो उससे पहले वसूल कर ले। वो जैसे ही विक्रय का आगम होता है, बंधकदार को ये अधिकार उत्पन्न हो जाता है कि वो कहेगा कि भाई पहले मेरा बंधक धन का भुगतान कर दो, मूलधन जो भी है प्लस उसमें जो भी ब्याज है उसका भुगतान कर दिया जाए। इसी में आया है, एक तो यहाँ पर क्या रेवेन्यू बाकी था या न कोई लोक प्रभार बाकी था, तो वहां पर विक्रय किया और वहां विक्रय से जो आगम हुई उससे मूल बंधकदार कहता है, बंधकदार का अधिकार है कि वो अपनी बंधक जो भी बंधक धन है प्लस उसपे जो ब्याज है वो उससे वसूल है। सेकेंड पॉइंट सेक्शन 73 का ही कह रहा है
कि अगर कोई बंधकित संपत्ति या उसका कोई भाग एक्वायर कर लिया जाता है, भूमि अर्जन अधिनियम 1894, 1894, यानी किसी कोई बंधकित प्रॉपर्टी या उसका कोई भाग एक्वायर कर लिया जाता है, अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो अधिग्रहण के फलस्वरूप क्या है, अधिग्रहण कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं किए जाते, उसके लिए क्या मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है। तो वो जब भी बंधकित संपत्ति को अगर एक्वायर किया जाता है तो उससे मिलने वाले मुआवजा किसके पास जाएगा, बंधककर्ता के पास जाएगा। तो वहां पर बंधकदार का ये अधिकार उत्पन्न हो जाता है कि जैसे ही भूमि एक्वायर हुई तो उसमें जो कंपनसेशन मिलेगा, जो प्रतिकर मिलेगा, उस प्रतिकर की राशि से वो कहेगा पहले मेरा बंधक या तो पूर्णतः या भागतः भुगतान कर दे, पूर्णतः या भागतः भुगतान कर दे। एंड नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड पॉइंट कि जहां पूर्विक बंधकदारों के सिवाय मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है उसे 1 2 3 4 5 5 6 7 मतलब बहुत सारे व्यक्तियों के पास बंधक बंधक रखा गया या भार के अधीन रखा गया, पूर्विक विलंगमदार यानी भार के अधीन रख दिया या बंधक के अधीन रख दिया। तो वहां पर क्या है, पूर्विक विलंगमदारों के सिवाय अन्य शब्दाओं पर क्या है, मान लो एक की दो प्रॉपर्टियां हैं बी और सी। पहले बी और सी दोनों प्रॉपर्टियों को अलग एक्स वाई के पास क्या है, भार रखा जाता है, भार रखा जा रहा है, उस पर भार अधिरूपित कर दिया जाता है बी और सी प्रॉपर्टी पर। फिर उसके बाद में क्या है, उस प्रॉपर्टी को बंधक रख दिया जाता है, ठीक है, बंधक रख दिया जाता है। फिर उसी प्रॉपर्टी को क्या है, विक्रय कर दिया या एक्वायर हो गया या उसी पर अन्य कोई प्रभार भी बाकी है, प्रभार बाकी या कोई पैसे उधार मांगता है उसी प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो वहां पर सबसे पहले पूर्विकता किसकी होगी, विलंगमदार की होगी, विलंगमदार की होगी। यानी ये एक अपवाद है कि पूर्विकता वैसे तो क्या है, बंधकदार की होती है, लेकिन बंधकदार से भी पूर्विकता किसकी होगी, विलंगमदार की, यानी जिसको भार किया जा रहा है उसको उसको पूर्विकता पहले प्रदान कीजिए। अब आ रहा है सेक्शन 76। 76 क्या कह रहा है कि सह कब्जा, ये 74 और 75 विलोपित कर दिए गए, निश्चित या रिपील कर दिए गए। 76 सह कब्जा बंधकदार के ड्यूटी क्या होगी, उसका कर्तव्य क्या होगा। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, अपने को सिर्फ पॉइंटों के एक एक पॉइंट का नाम याद करना है। सबसे पहले उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की जैसे सार संभाल करता है या मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति का जैसे मैनेजमेंट करता है, उसी तरह बंधकदार को भी उस बंधक संपत्ति का मैनेजमेंट करना होगा, ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति, मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की जिस प्रकार देखभाल करता है या उसकी सार संभाल करता है, उसी प्रकार एक बंधकदार जो सह कब्जा बंधकदार है उसको उसी बंधक धन की प्रॉपर्टी को वैसे ही मैनेजमेंट करना होगा। सेकंड आ रहा है कि अगर उस प्रॉपर्टी से कोई भाटक या कोई लाभ आते हैं तो उन्हें वसूल करने की ड्यूटी किसकी होगी, बंधकदार की होगी। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि अगर उससे कोई आय हो रही है या उससे कोई उस प्रॉपर्टी पर भाटक देना या कोई भुगतान करना होता है, यानी मान लो बंधकित संपत्ति से कोई आय होती है और उस आय से कोई किसी को किराया देना है या कुछ भुगतान करना है, ठीक है, तो सह कब्जा बंधकदार की ये ड्यूटी है कि वो उस आय से उसका भुगतान करेगा। फोर्थ पॉइंट यानी कोई तत्प्रति कोई संविदा नहीं है तो बंधकदार की ड्यूटी हो जाती है कि वो उसकी मरम्मत का काम भी करेगा, यानी उसको एज इट इज वैसे की वैसे कंडीशन में रखने के लिए अगर कोई मरम्मत की भी आवश्यकता है तो वो मरम्मत भी करवाएगा बंधकदार।
नेक्स्ट आ रहा है कि अगर वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो उस बंधक संपत्ति को विनाश, या तो कि वो हमेशा के लिए नष्ट कर दे या उसके लिए विनाशक हो, यानी उसको क्षति पहुंचाने वाला काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि वो क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका बीमा करवाया जाना पर उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, मान लो कोई कारखाना है और उसका अग्नि बीमा कराना, फायर इंश्योरेंस कराना उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, तो वहां पर बंधकदार उसका इंश्योरेंस भी करवाएगा और इंश्योरेंस करवाने में प्रीमियम की राशि का भुगतान करेगा, फिर वो उसमें क्या मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। फिर आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, आ रहा है एक एक शब्द याद करने हैं। फर्स्ट में मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति, सेकंड में कि वो भाटक और लाभों को वसूल करेगा। थर्ड पॉइंट है कि संपत्ति से आय हो रही है तो उसको वो जो भार है उसको भुगतान करेगा। फोर्थ पॉइंट में वो मरम्मत का काम भी करेगा। फिफ्थ पॉइंट है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे संपत्ति स्थायी रूप से नष्ट हो जाए। एंड लास्ट नेक्स्ट आता है कि वो अगर प्रॉपर्टी ऐसी है, बंधकित संपत्ति ऐसी है कि प्रकृति से उसका बीमा कराया जाना आवश्यक है, तो वो बंधकदार बीमा भी कराएगा। नेक्स्ट है कि वो प्रॉपर्टी से होने वाली सब राशियों को या जो भी धन उसको मिल रहा है उसका लेखा रखेगा। ठीक है, लेखा रखेगा। और लास्ट नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि अगर वो क्या भाट उस प्रॉपर्टी से कोई आय हो रही है उसका क्या वो संग्रहण करेगा, संग्रहण करने के साथ साथ में उसका लेखा जोखा पूर्ण रूप से तैयार करेगा। ऐसे करके मतलब ये उसकी ड्यूटी है। लास्ट वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी। इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई बंधकदार अपनी डिफॉल्ट खुद स्वयं डिफॉल्टर होता है, खुद की गलती के कारण अगर उस बंधक संपत्ति में बंधकी संपत्ति को कोई हानि हो जाती है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन माना जाएगा, बंधकदार ही भुगतान करेगा, बंधकदार ही जिम्मेदार माना जाएगा। कि मान लो प्रॉपर्टी क्या है, उसका बीमा कराया जाना आवश्यक था और बंधकदार बीमा करवाता नहीं है, तो बंधकदार का डिफॉल्टर कौन हुआ, या बंधकदार हुआ। तो बंधकदार जहां स्वयं डिफॉल्टर हो जाता है तो वहां उसको उसकी प्रतिकर या उसकी पूर्ति भी किसको करनी होगी, बंधकदार को ही करनी होगी। एक ये आ रहा है नेक्स्ट, इसमें आ रहा है सेक्शन 77 की ब्याज के बदले में प्राप्तियां। कि सेक्शन 76 के खंड गए में मतलब कोई भी दशा लागू नहीं होती, बंधकदार के बीच में अगर किस संपत्ति कब्जे में रहेगी तो प्राप्तियां, ये कह रहा है 77 सेक्शन 77 ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी बंधकदार के कब्जे में है। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से अगर कोई आय हो रही है, उस आय को बंधकदार या तो या भागों में ब्याज ले, मूल और ब्याज दोनों के भाग ले सकता है। मान और उसके